हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी मास्टर। दिस इज़ द सीरीज ऑफ इंडियन पॉलिटी और ये हमारे पार्लियामेंट टॉपिक की पार्ट 6 वीडियो है। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था बजट इन पार्लियामेंट, उससे रिलेटेड कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को और हमारे चार्ज एक्सपेंडिचर को। इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे बजट के स्टेजेस के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब अगर हमें अपने बजट को पार्लियामेंट में पास करवाना है तो उसको कुछ स्टेजेस से गुजरना पड़ेगा। अब इसके लिए 6 स्टेजेस मेंशन की गई है। पहली है प्रेजेंटेशन ऑफ बजट, फिर है जनरल डिस्कशन, फिर है स्क्रूटनी बाय डिपार्टमेंटल कमेटीज, फिर है वोटिंग ऑन डिमांड्स फॉर ग्रांट, पासिंग ऑफ एप्रोप्रिएशन बिल एंड लास्ट है पासिंग ऑफ फाइनेंस बिल। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंटेशन ऑफ बजट। पहले जो हमारा बजट होता था वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता था, रेलवे बजट और जनरल बजट। इन दोनों ही बजट्स को अलग अलग प्रेजेंट किया जाता था, बट इनका जो गवर्न करने का प्रोसीजर था वो हमेशा सेम रहता था। बट अब क्या हुआ है, जो भी हमारा रेलवे बजट है और जनरल बजट है, इन दोनों को मर्ज किया गया है और अब एक ही बजट है। तो पहले क्या होता था, जो भी हमारा लास्ट वर्किंग डे ऑफ फेब्रवरी होता था उसमें हमारे बजट को प्रेजेंट किया जाता था हमारे फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। अब अगर हम लास्ट वर्किंग डे ऑफ फेब्रवरी में अपना बजट प्रेजेंट कर रहे हैं तो इट मीन्स उसका प्रोसीजर होते होते वो कहाँ अप्रैल तक पहुंच जाता था। इसीलिए फिर ये प्रोविज़न रखा गया कि जो भी हमारा अब बजट होगा वो हम फर्स्ट डे ऑफ फेब्रवरी को इंट्रोड्यूस करेंगे, उसको लोकसभा में हम प्रेजेंट करेंगे फर्स्ट डे ऑफ फेब्रवरी को, ताकि उस बजट की एग्जीक्यूशन के लिए किसको कितना पैसा अलॉट होगा, कौन सी मिनिस्ट्री कौन सी स्कीम में कितना पैसा खर्च करेगी, ये सारे मैटर्स पे डिस्कशन करने के लिए उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हो। फिर हमारे जो भी फाइनेंस मिनिस्टर होंगे इस जर्नल बजट को लोकसभा में प्रेजेंट करेंगे, किसके साथ, एक स्पीच के साथ। उस स्पीच को नाम दिया जाता है बजट स्पीच। जैसे ही ये स्पीच हमारी लोकसभा में खत्म होगी उसी के साथ हम इस बजट को किसके सामने प्रेजेंट करेंगे, हमारी राज्यसभा के सामने। अब राज्यसभा है जो भी इस बजट से रिलेटेड मैटर्स होंगे उनके ऊपर सिर्फ डिस्कशन कर सकती है। राज्यसभा के पास ये पावर नहीं है कि वो कोई भी वोट करे ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स। इट मीन्स डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज ने अपनी स्कीम में पैसा लगाने के लिए जो भी पैसे की डिमांड रखी है उस चीज़ के ऊपर वोटिंग करने का अधिकार राज्यसभा के पास नहीं है। ये राइट सिर्फ हमारी लोकसभा के पास है। नेक्स्ट हमारी स्टेज है जर्नल डिस्कशन की। अब इस स्टेज में क्या होगा, जैसे ही हमने लोकसभा में अपने बजट को प्रेजेंट किया उसके कुछ दिनों के बाद हम इस बजट के ऊपर डिस्कशन अपनी स्टार्ट करेंगे। अब ये जो डिस्कशन है दोनों ही हाउस ऑफ पार्लियामेंट में होती है और ये कम से कम 3 to 4 डेज तक इसके ऊपर डिस्कशन की जाती है। अब इस स्टेज में क्या होता है, जो भी हमारी लोकसभा है वो इस पूरे बजट को डिस्कस करेगी। इन केस इस बजट के ऊपर या इस बजट के जिस प्रिंसिपल के आधार के ऊपर ये बजट बनाया गया है उसके अगर ऊपर कोई भी क्वेश्चन उठता है, कोई भी क्वेरी उठती है, तो उस चीज़ को भी हम लोकसभा में डिस्कस कर सकते हैं। बट बजट के ऊपर क्या नहीं हो सकता, ना तो कोई कट मोशन लगा सकता है, इट मीन्स उसकी डिस्कशन को एंड करने के लिए कोई कट मोशन नहीं लगा सकते, और ना ही हम बजट को वोट के लिए सबमिट कर सकते हैं, ना ही हम राज्यसभा को ये कह सकते हैं कि आप इस बजट के ऊपर अपनी वोटिंग कीजिए कि ये बजट सही बना है कि नहीं बना है। तो ये दो चीज़ें हुई, ना तो कट मोशन लगेगा और ना ही वोट ऑफ द हाउस के लिए वो सबमिट किया जाएगा। फिर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर के पास ये पावर होती है या उसका एक ये राइट है कि सारी डिस्कशन के बाद जो भी क्वेश्चन अराइज हुए हैं, जो भी क्वेरीज है, वो उसके ऊपर अपना रिप्लाई देते हैं। फिर थर्ड हमारी स्टेज है स्क्रूटनी बाय डिपार्टमेंटल कमेटीज। अब बजट के ऊपर जो भी जर्नल डिस्कशन होनी थी वो हाउसेस में हो चुकी। अब इस जर्नल डिस्कशन के बाद क्या है, 3 to 4 वीक्स के लिए जो भी हमारे हाउसेस हैं उसको अडजर्न कर दिया जाएगा। मतलब उसको हम अडजर्न कर देंगे और इस टाइम पीरियड के अंदर अंदर जो भी एक टाइम पीरियड का गैप दिया गया है हाउसेस को,
उसमें क्या होगा, जो भी हमारी स्टैंडिंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट है, डिपार्टमेंटल की हो चाहे डिपार्टमेंटल की स्टैंडिंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट है, वो क्या करेगी, जो भी मिनिस्टर्स ने अपनी अपनी मिनिस्ट्री के लिए पैसों की डिमांड की है, भी हम ये स्कीम लगाना चाहते हैं, ठीक है, उसके ऊपर उन्होंने कोई भी रिपोर्ट तैयार करी है, तो उस रिपोर्ट को और उस डिमांड फॉर ग्रांट को ये कमेटी ऑफ पार्लियामेंट क्या करेगी, एग्जामिन करेगी और उसको डिटेल में क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कस करेगी। उसके बाद जो भी ये डिपार्टमेंटल कमेटीज होंगी, ये अपनी एक रिपोर्ट तैयार करेंगी, जो भी मिनिस्टर्स ने अपनी डिमांड फॉर ग्रांट रखी है सरकार के सामने, उसके ऊपर एक रिपोर्ट तैयार होगी और ये रिपोर्ट दोनों ही हाउस ऑफ पार्लियामेंट में भेजी जाएगी उनकी कंसिडरेशन के लिए। नेक्स्ट हमारा स्टेप है वोटिंग ऑन डिमांड्स फॉर ग्रांट। अब इस स्टेप में क्या होगा, जो भी रिपोर्ट डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी ने बनाई है या वो रिपोर्ट दी है, उसको हाईलाइट करते हुए हमारी जो लोकसभा है, अब वो ये कहेगी जितनी भी ग्रांट्स है उसके ऊपर आप क्या कीजिए, अब वोटिंग कीजिए। लोकसभा में उसके ऊपर वोटिंग की जाएगी। अब ये जो डिमांड है ये मिनिस्ट्री वाइज होगी, हर मिनिस्टर अपनी मिनिस्ट्री के लिए अपनी अपनी डिमांड को प्रेजेंट करेगा कि हमें अपनी स्कीम के लिए इतना डिमांड चाहिए या अपनी मिनिस्ट्री को फंक्शन करने के लिए इतने पैसों की ज़रूरत है। अब ये जो डिमांड है ये ग्रांट तभी बनेगी जब इसके ऊपर वोटिंग की जाएगी। इट मीन्स ये मेजॉरिटी वोटिंग के साथ अगर पास होगी डिमांड, तब ये हमारी एक ग्रांट बन जाएगी। अब इसमें दो चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट करने वाली है। पहली क्या चीज़ है कि जो भी हमारी वोटिंग ऑफ डिमांड फॉर ग्रांट है, जिस ग्रांट के ऊपर हम वोटिंग मांग रहे हैं, उसका जो एक्सक्लूसिव राइट है वो हमारी लोकसभा के पास है, क्योंकि इसके ऊपर वोटिंग सिर्फ लोकसभा में हो सकती है। राज्यसभा के पास ये पावर नहीं है कि वो डिमांड के ऊपर कोई भी वोटिंग करे। दूसरी चीज़ ये कि जो भी हमारा वोटिंग का प्रोसीजर है वो सिर्फ उसी पार्ट पे अप्लाई होगा बजट के, जो कि क्या है, एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। इट मीन्स जो भी एक्सपेंडिचर चार्ज है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे, इट मीन्स वो खर्चा जो हमने देना ही देना है, जैसे हमारी प्रेसिडेंट की सैलरी हो गई, इन चीज़ों के ऊपर हम वोटिंग नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये फिक्स्ड खर्चा है जो हमने देना ही देना है। जो भी बजट का वोटेबल पार्ट होगा सिर्फ उसके ऊपर ही वोटिंग की जा सकती है। और जो हमारा दूसरा खर्चा है यानी कि एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जो कंपलसरी है, मैंडेटरी है करना ही करना, उसके ऊपर हम सिर्फ डिस्कशन कर सकते हैं, वोटिंग नहीं कर सकते। फिर जितनी भी हमारी डिमांड है पैसों को लेकर, वो क्या है, उसके ऊपर लोकसभा सेपरेटली वोटिंग करेंगे। इट मीन्स डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्री ने अपनी अपनी डिमांड रखी है और हर उस मिनिस्ट्री की डिमांड के लिए अलग से वोटिंग की जाएगी कि जो इस मिनिस्ट्री की डिमांड है वो जायज़ है कि नहीं जायज़ है। अब इस स्टेज में क्या होगा, जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो हमारे बजट की डिटेल्स को डिस्कस कर सकते हैं और वो क्या कर सकते हैं कि अगर उन्हें कोई भी डिमांड फॉर ग्रांट कम करनी है, इट मीन्स उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये जो डिमांड कर रहे हैं पैसों की, ये कुछ मिनिस्ट्री जो डिमांड कर रही है वो कुछ जायज़ नहीं है या फिर वो कुछ एक्स्ट्रा मांग रहे हैं, तो अगर वो उस चीज़ को रिड्यूस करना चाहते हैं तो वो क्या कर सकते हैं, मोशंस लेकर आ सकते हैं। जैसे कि कौन से मोशन, कट मोशन। अब ये हमारे कट मोशन भी थ्री काइंड्स के हैं। पहला है पॉलिसी कट मोशन, इकोनॉमिक कट मोशन, फिर है टोकन कट मोशन। सबसे पहले हम बात करेंगे पॉलिसी कट मोशन की। पॉलिसी कट मोशन कहती है कि डिसअप्रूवल ऑफ पॉलिसी अंडरलाइंग द डिमांड। इट मीन्स किसी मिनिस्ट्री ने कोई पैसों की डिमांड की है कि हम इस पर्टिकुलर पॉलिसी में इतना पैसा लगाना चाहते हैं, बट जो हमारी लोकसभा है उसने इसको डिसअप्रूव किया है, उन्हें ये पॉलिसी का जो भी प्रोसीजर था या फिर जो भी ये स्कीम है वो पसंद नहीं आई है। इसीलिए उन्होंने कहा है, उन्होंने क्या करा, पॉलिसी कट मोशन लगाया और उस पॉलिसी के अंदर जो भी उन्होंने पैसों की डिमांड की थी उसको 1 रुपये रिड्यूस कर दिया। मतलब मान लीजिए सपोज किसी मिनिस्ट्री ने अपनी पॉलिसी के लिए 25,000 करोड़ की डिमांड की। अब लोकसभा ने क्या किया, पॉलिसी कट मोशन लगाकर ये कह दिया कि अब इस पॉलिसी में सिर्फ 1 रुपया ही ग्रांट मिलेगी, इसकी डिमांड सिर्फ 1 रुपया है। इट मीन्स एक तरीके से जो लोकसभा है वो इस पॉलिसी के खिलाफ अपनी डिसअप्रूवल दिखा रही है कि उनको ये पॉलिसी पसंद नहीं आई और वो ये कह रही है कि इसकी जगह आप एक ऑल्टरनेटिव पॉलिसी को लेकर आइए। तो ये था हमारा पॉलिसी कट मोशन। नेक्स्ट है हमारा इकोनॉमी कट मोशन। इकोनॉमी कट मोशन कहती है कि इट
It represents the economy that can be affected in the proposed expenditure. मीन्स किसी मिनिस्ट्री ने कोई भी पैसे की डिमांड की है, अब लोकसभा उस डिमांड को एक स्पेसिफाइड अमाउंट के साथ रिड्यूस कर रही है कि इसमें से कुछ अमाउंट को आप कम कर दीजिए. इट मीन्स या तो वो एक लमसम रिडक्शन करेगी, इट मीन्स एक टोटल अमाउंट को रिड्यूस कर देगी, या फिर वो थोड़ी थोड़ी हर आइटम में से किसी डिमांड की वो रिडक्शन करेगी. एक तरीके से वो ये बता रहे हैं कि जो आप पॉलिसी बना रहे हैं जिसके तहत आप इतनी डिमांड कर रहे हैं पैसों की, उसमें इतने पैसों की ज़रूरत नहीं है, तो एक स्पेसिफिक अमाउंट के साथ हम इस पॉलिसी में से इतना पैसा रिड्यूस कर रहे हैं ताकि जो भी इकोनॉमी है वो क्या हो, अफेक्ट हो सके. ये है हमारी इकोनॉमी कट मोशन. नेक्स्ट हमारा है टोकन कट मोशन. ये कहता है it ventilates a specific grievance that is within the sphere of responsibility of the government of India. It means अगर हम किसी पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर अपना डिसअप्रूवल दिखा रहे हैं तो वो है हमारा टोकन कट मोशन. इट मीन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में किसी मिनिस्ट्री ने कोई एक स्पेसिफिक पॉलिसी निकाली है और उसके तहत हमारी लोकसभा कह रही है कि ये पर्टिकुलर चीज़ उनको पसंद नहीं आई है, वो क्या है, इसके ऊपर अपना डिसअप्रूवल दिखा रहे हैं. तो वो अपना डिसअप्रूवल कैसे दिखाएंगे कि वो जो भी मिनिस्ट्री डिमांड कर रही है उस पॉलिसी के लिए या फिर उस चीज़ के लिए, उसमें से वो कहेंगे कि आप इसमें से आपने 100 रुपये रिड्यूस कर दीजिए. इट मीन्स लोकसभा को कहीं ना कहीं उस पॉलिसी में कुछ खामी नज़र आ रही है या फिर वो एक तरीके से अपना डिसअप्रूवल दिखा रही है. फिर हम बात करेंगे कि अगर हमें एक कट मोशन लगाना है तो उसके लिए कुछ कंडीशंस का सेटिस्फाई होना ज़रूरी है. जैसे कि अगर कोई कट मोशन लग रहा है तो वो किसी एक डिमांड के ऊपर ही लगेगा. इट डजंट मीन कि आप 3-4 डिमांड के ऊपर कट मोशन लगा दें और उनका सारा पैसा कम कर दें. अब हम कट मोशन किस रीज़न की वजह से लगा रहे हैं वो क्लियरली एक्सप्रेस्ड होना चाहिए कि हमें ये पॉलिसी में ये पॉइंट पसंद नहीं आया, वो क्लियरली मेंशन होना चाहिए. उसके अंदर कोई भी आर्ग्यूमेंट या फिर कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए जिसके बोलने से किसी के सामने वाले की इज्जत कम हो जाए. डिफेमेटरी स्टेटमेंट्स नहीं होनी चाहिए. अब जो भी हमारा कट मोशन है वो किसी एक स्पेसिफिक मैटर के अंदर होना चाहिए. मीन्स ये नहीं कि हम कट मोशन लगा रहे थे उसमें 3-4 वजहें हम गिना दें. एक पर्टिकुलर मैटर जो कि स्पेसिफिक है उसके बिहाफ पे वो होना चाहिए. अब जो भी कट मोशन हम लगा रहे हैं वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कट मोशन इस वजह से लग रहा है कि आपने ऐसा अमेंडमेंट नहीं किया बजट में या फिर आपके जो एग्जिस्टिंग लॉ है इसको आप हटा दीजिए. इस तरह की सजेशंस कट मोशन में इंक्लूड नहीं की जा सकती. फिर एक कट मोशन हम इस बेसिस पे नहीं लगा सकते जो कि हमारी यूनियन गवर्नमेंट से रिलेटेड ही नहीं है. कोई भी चीज़ यूनियन गवर्नमेंट से रिलेटेड होगी, कोई डिमांड कोई ग्रांट यूनियन गवर्नमेंट से रिलेटेड होगी तभी हम उसके ऊपर कट मोशन को लगा सकते हैं. अब कोई ऐसी चीज़ जो कि हमारी एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, अभी हमने बात की कि ये क्या है, ये एक वोटेबल पार्ट नहीं है. इट मीन्स एक्सपेंडिचर चार्ज मीन्स जो खर्चा होना है वो होना ही है. इसके ऊपर आप वोटिंग नहीं कर सकते हो लोकसभा में, इसको सिर्फ आप डिस्कस कर सकते हो. तो ऑब्वियसली चीज़ है जिसके ऊपर वोटिंग ही नहीं हो सकती उसके ऊपर हम कट मोशन भी नहीं लगा सकते. फिर कट मोशन ऐसी चीज़ के ऊपर नहीं लगा होना चाहिए जिसका मैटर अभी कोर्ट के अंडर एडजुडिकेशन के अंदर पड़ा हुआ है, या फिर कट मोशन के दौरान हम ऐसा कोई भी क्वेश्चन ऑफ प्रिविलेज रेज नहीं कर सकते हैं. फिर हम किसी भी ऐसे मैटर के ऊपर कट मोशन नहीं लगा सकते जो कि हम कहें कि इस मैटर के ऊपर ऑलरेडी उस सेम सेशन में काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन हो चुकी है, अब उस डिस्कशन को दोबारा से डिस्कस करने का कोई भी मतलब नहीं बनता है. उस केस में भी हम कोई भी कट मोशन नहीं लगा सकते हैं. फिर जो हमारा कट मोशन है उसका कोई भी मैटर किसी ट्राइबल मैटर को बिलोंग नहीं करना चाहिए. इट मीन्स कोई भी बेकार का मैटर इस चीज़ में डिस्कस नहीं हो सकता. अब ये जो हमारा कट मोशन का जो हमें प्रोविज़न दिया गया है ये क्यों है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है. पहले तो ये इम्पोर्टेंस इसलिए है ताकि हम जो भी हमारी डिस्कशन हो रही है किसी ग्रांट को लेकर कि किसी मिनिस्ट्री ने एक डिमांड फॉर ग्रांट रखी है उस पर क्या कर सकें, हम इनिशिएशन दे सकें कि एक स्पेसिफिक डिमांड फॉर ग्रांट रखी जाएगी, तभी हमें एक प्रावधान दिया है कि हम उस चीज़ के ऊपर कट मोशन लगा सकते हैं ताकि जो भी हमारी
किसी ग्रांट को लेकर वो क्या हो, एक लिमिटेड स्पेसिफिक डिमांड फॉर ग्रांट तक ही लिमिट हो जाए। ये इट मीन्स कि हम जर्नल तरीके से किसी भी चीज़ को डिस्कस ना कर पाए। उस चीज़ को रखने के लिए, उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए हमारे कट मोशन का जो हमें है फैसिलिटी दी गई है। सेकेंड फैक्टर क्या है कि जो भी हमारी गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ हैं, ताकि हमारी जो गवर्नमेंट है वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बने, इस चीज़ के लिए हमें कट मोशन दिया है। इन केस लोकसभा को गवर्नमेंट की किसी मिनिस्ट्री की पॉलिसी पसंद नहीं आती, उसमें कुछ वो उनको सजेशंस देना चाहते हैं, तो वो इन कट मोशंस के दौरान उनको अपना डिसअप्रूवल शो कर सकते हैं। फिर क्या होगा, जो भी हमारा लास्ट डे होगा डिस्कशन का, उसमें जो भी हमारे स्पीकर होंगे वो कहेंगे अब जितनी भी रिमेनिंग डिमांड्स बची हुई है उसके ऊपर हम क्या करेंगे, वोटिंग करेंगे, और वो उस डिमांड को डिस्पोज कर देंगे, चाहे वो डिमांड डिस्कस हुई है लोकसभा में मेंबर्स के द्वारा या फिर उनके ऊपर डिस्कशन नहीं हुआ है, बट उस केस में वो लास्ट डे पर स्पीकर उनको डिस्पोज ऑफ कर देंगे। इसको कहा जाता है ग्युलेटिन। नेक्स्ट हमारी स्टेज आती है पासिंग ऑफ एप्रोप्रिएशन बिल। इसमें हमारा संविधान ये स्टेट करता है, ये बताता है, नो मनी शेल बी विड्रॉन फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एक्सेप्ट अंडर एप्रोप्रिएशन मेड बाय लॉ। इट मीन्स हम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से कोई भी पैसा तब तक विड्रॉ नहीं कर सकते जब तक हम उस पैसे को निकालने के लिए एक एप्रोप्रिएशन बिल नहीं लेकर आते। इट मीन्स एक ऑफिशियल परमिशन को प्रोसीड नहीं करते। फिर हम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कोई भी पैसा निकालने के लिए एक एप्रोप्रिएशन बिल को लोकसभा में इंट्रोड्यूस करेंगे। अब ये जो भी पैसा हमें इस कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से मिलने वाला है वो कहाँ पे यूज़ होगा, या तो वो उस ग्रांट के लिए यूज़ होगा जो कि हमारी लोकसभा में जिसके ऊपर क्या है वोटिंग चलती है, या फिर दूसरी चीज़ क्या है, जो भी हमारे एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है। इट मीन्स हमें प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट की जो भी सैलरीज देनी होती है, उनके ऑफिस को मेंटेन करने के लिए जो भी हमारा खर्चा होता है, तो उस चीज़ के लिए भी हम इस पैसे को यूज़ कर सकते हैं। फिर जो भी हमारा ये एप्रोप्रिएशन बिल है, हम इसके अंदर किसी भी तरीके की अमेंडमेंट को प्रपोज नहीं कर सकते किसी भी हाउस में, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे वो लोकसभा हो, कोई भी ऐसा अमेंडमेंट नहीं लेकर आ सकते जो कि हमारी ग्रांट की अमाउंट को इफेक्ट कर सके। इट मीन्स जो डिमांड करी है उसके ऊपर वोटिंग हुई, अब वो ग्रांट बन गई है, सरकार ने डिसीजन ले लिया कि इतना पैसा इस मिनिस्ट्री को मिलेगा ही मिलेगा, उस चीज़ को चेंज करने के लिए हम कोई भी अमेंडमेंट नहीं लेकर आ सकते। या फिर ऐसा कोई भी खर्चा जो कि फिक्स्ड है, इट मीन्स चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, जो कि मैंडेटरी है, उसमें से होगा ही होगा, उस चीज़ को भी हम चेंज करने के लिए कोई भी अमेंडमेंट नहीं लेकर आ सकते किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट में। अब ये जो हमारा एप्रोप्रिएशन बिल है वो एप्रोप्रिएशन एक्ट तभी बनेगा जब इसके ऊपर हमारी प्रेसिडेंट की असेंट होगी। इट मीन्स कि अगर हमारी प्रेसिडेंट की असेंट हमें मिलती है तभी हम लीगल वे में क्या है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे को निकाल सकते हैं। इट मीन्स हमारी सरकार तब तक पैसा नहीं विड्रॉ कर सकती जब तक वो एक एप्रोप्रिएशन बिल को इंट्रोड्यूस या उसको पास नहीं करवा लेती। पहले क्या होता था, जो भी हमारा बजट होता था वो हम कब इंट्रोड्यूस करते थे, वो करते थे हम एंड ऑफ फेब्रुअरी में, जिसकी वजह से जो भी हमारा नॉर्मल एक्टिविटी करने के लिए जो भी हमारा टाइम मिलता था वो हमारा एक्सटेंड होकर अप्रैल तक पहुंच जाता था। अब जो गवर्नमेंट है उसको अपनी नॉर्मल एक्टिविटी कब तक कंप्लीट करनी होती है, 31 मार्च तक। जब हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड होता है, गवर्नमेंट को अपनी सारी ज़रूरतें पूरी करनी होती है या फिर नॉर्मल एक्टिविटीज़ जो कि मनी से रिलेटेड है वो 31 मार्च तक कंप्लीट करनी होती है। अब इस डिफ़िकल्टी को ओवरकम करने के लिए हमारे संविधान ने हमारी लोकसभा को ये पावर दी है कि वो क्या कर सकती है, कोई भी ग्रांट इन एडवांस ले सकती है। इट मीन्स जो भी उनके फाइनेंशियल ईयर का एक पार्ट है जो कि हमारा अप्रैल में कैरी होना है, जो भी कोई भी काम अप्रैल में कैरी होना है, उस चीज़ के लिए वो क्या कर सकती है, ग्रांट इन एडवांस दे सकती है। इट मीन्स जब तक उनका काम चलता है उनके बजट पे अप्रैल तक, तब तक आप इन कुछ पैसों से अपनी पेंडिंग जो भी काम बचे हुए हैं वो कंप्लीट कर लीजिए। इस प्रोविजन को नाम दिया गया है वोट ऑन अकाउंट का। अब ये जो एप्रोप्रिएशन बिल है जो हमें कोई भी ग्रांट एडवांस में पे कर रहा है वो कब पास किया जाएगा, जैसे ही हमारे बजट का जर्नल डिस्कशन ओवर होगा तब इसको हम पास
कर सकते हैं। जनरली ये 2 मंथ के लिए ग्रांट किया जाता था और इसमें लगभग जो भी हमारे बजट का टोटल एस्टिमेशन है उसका 1/6 अमाउंट हम ग्रांट कर सकते हैं। बट अब जो क्या है हमारा क्या है फरवरी 1 को हमारा बजट क्या है इंट्रोड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से हमें काफ़ी टाइम मिल जाता है कि हम 31 मार्च तक अपने जो भी प्रोसीजर्स हैं उसको कंप्लीट कर सकें। हमारी 6th और लास्ट स्टेज है पासिंग ऑफ फाइनेंस बिल। अब जो भी हमारी सरकार होगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होगी, वो उस ईयर में क्या फाइनेंशियल प्रपोजल लेके आ रही है, ठीक है, उस चीज़ के लिए हम एक फाइनेंस बिल को इंट्रोड्यूस करेंगे। अब इस फाइनेंस बिल के ऊपर वो सारी कंडीशंस एप्लीकेबल होंगी जो हमारी एक मनी बिल के ऊपर होती है। इन केस अगर हमें कोई भी फाइनेंस बिल में चेंजेस करने हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अमेंडमेंट को मूव कर सकते हैं। जैसे कि हमें किसी टैक्स को रिजेक्ट करना है या उसको रिड्यूस करना है तो इसके रिगार्डिंग हम अमेंडमेंट लेकर आ सकते हैं। बट इन केस ऑफ एप्रोप्रिएशन बिल हम इस तरह की कोई भी अमेंडमेंट को मूव नहीं कर सकते थे। फिर बोला गया कि अकॉर्डिंग टू प्रोविजनल कलेक्शन ऑफ टैक्सेस एक्ट ऑफ 1931 जो भी हमारा फाइनेंस बिल का एनेक्टमेंट है वो कितने दिन के अंदर हो जाना चाहिए, 75 डेज के अंदर हो जाना चाहिए। इट मीन्स वो पार्लियामेंट से पास भी हो जाना चाहिए और उसके ऊपर प्रेसिडेंट अपनी साइन भी कर दे, एसेंट भी दे दे और ये सारा काम विद इन 75 डेज के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। अब इस फाइनेंस एक्ट ने क्या किया, जो भी हमारी बजट की इनकम साइड थी उसको एक लीगलाइज किया और हमारा जो पूरा बजट का इनेक्टमेंट का प्रोसेस है उसको यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। फिर जो हमारी कोई भी दूसरी ग्रांट्स हैं, इट मीन्स हमारे बजट के अलावा हमें कुछ ऐसा पैसा दिया जाता है ताकि हम एक फाइनेंशियल ईयर में कोई भी इनकम या फिर कोई भी एक्सपेंडिचर अराइज हो रहा है उस चीज़ को कंप्लीट कर सकें। उसके लिए हमें कुछ दूसरी ग्रांट्स भी हमारी पार्लियामेंट प्रोवाइड करता है कुछ स्पेशल केसेस में। फर्स्ट है हमारी सप्लीमेंट्री ग्रांट। इट मीन्स कि अगर एक फाइनेंशियल ईयर में हमारी पार्लियामेंट ने कुछ हमें पैसा दिया है, इट मीन्स कुछ अमाउंट ऑफ ग्रांट दी है एप्रोप्रिएशन एक्ट के तहत कि आप एक पर्टिकुलर स्कीम में लगाइए या फिर एक पर्टिकुलर सर्विस में इतना पैसा लगाइए। अगर उस सर्विस के लिए, उस स्कीम के लिए उतना पैसा कम पड़ता है तो उसको साथ हम कुछ एडिशन अमाउंट भी हमारी पार्लियामेंट हमें दे सकती है, उसको हम कहते हैं सप्लीमेंट्री ग्रांट। नेक्स्ट हमारी आती है एडिशनल ग्रांट। इन केस उस करंट फाइनेंशियल ईयर में हमारी पार्लियामेंट ने किसी सर्विस के अंदर कुछ पैसा दिया है, अब उस सर्विस के अंदर हमने कुछ नई चीज़ों को ऐड करना है। अब उस नई चीज़ों को ऐड करने के लिए जो भी एडिशनल एक्सपेंडिचर होगा वो उस चीज़ के लिए हम क्या मांगेंगे, एडिशनल ग्रांट मांगेंगे। सप्लीमेंट्री ग्रांट में हम पैसा इसलिए मांग रहे थे क्योंकि जो वो पर्टिकुलर सर्विस है उसको चलाने के लिए हमारे पास उस ईयर में पैसा कम पड़ रहा था। बट एडिशनल ग्रांट में हम पैसा इसलिए मांग रहे हैं कि जो हमारी सर्विस है उसके अंदर हम कुछ नई चीज़ें ऐड करना चाहते हैं और उस ऐड करने के लिए जो भी एडिशनल एक्सपेंडिचर होगा उसके लिए हमें एडिशनल ग्रांट चाहिए। फिर है हमारी एक्सेस ग्रांट। एक्सेस ग्रांट हमें तब मिलती है जब हम अपने फाइनेंशियल ईयर के दौरान किसी सर्विस में जितना हमें उस ईयर में बजट में पैसा अलॉट किया गया है उससे ज़्यादा हम खर्च कर देते हैं, तब हमें एक्सेस ग्रांट मिलती है। अब ये जो एक्सेस ग्रांट है अगर हमें फाइनेंशियल ईयर में लेनी है तो उसके लिए हमें क्या है, लोकसभा में वोटिंग करानी पड़ेगी। अब अगर हमें लोकसभा में पहले डिमांड फॉर एक्सेस ग्रांट रखनी है तो उससे पहले हमें पब्लिक अकाउंट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट से उसके लिए अप्रूवल लेनी पड़ेगी, उसके बाद लोकसभा में हमें इसको सामने रखना पड़ेगा। फिर हम बात करेंगे वोट ऑफ क्रेडिट की। ये ग्रांट हमें तब मिलती है जब कोई अनएक्सपेक्टेड डिमांड हमारे इंडिया के सामने आ जाए। इट मीन्स कि हमें किसी सर्विस के लिए कुछ पैसा मिला गया है, अब वो सर्विस हमारी फिक्स तो है नहीं कि ये इसी पैसों में चल पड़ेगी, कोई अनएक्सपेक्टेड चीज़ हो जाती है उस पॉलिसी के अंदर या फिर उस सर्विस के अंदर जिसके लिए हमें एक्स्ट्रा पैसा चाहिए, तो हम उसके लिए क्या है, उसके लिए हम वोट ऑफ क्रेडिट के थ्रू ग्रांट मांग सकते हैं। अब ये जो भी डिमांड है ये हम कहाँ पे मेंशन नहीं करते, ये हमारी ऑर्डिनरी बजट के अंदर इसकी डिटेल नहीं दी गई होती है क्योंकि ये एक तरह का अनएक्सपेक्टेड सा
डिमांड होती है। तो ये एक तरह का ब्लैंक चेक है जो हमारी लोकसभा हमारे एग्जीक्यूटिव को देती है कि अगर कोई अचानक से कोई ऐसी चीज़ हो जाए जहाँ पे हमें एक सर्विस में उसके पैसे को बढ़ाने की ज़रूरत है, तो हम वोट ऑफ क्रेडिट के थ्रू ये ग्रांट ले सकते हैं। फिर है हमारी एक्सेप्शनल ग्रांट। अब ये जो एक्सेप्शनल ग्रांट है ये हमें तब मिलती है जब कोई हमारा स्पेशल पर्पस हो, बट ये कोई करंट सर्विस, कोई फाइनेंशियल ईयर में हमने बजट में कोई करंट सर्विस पेश की हो, उसका कोई भी ये पार्ट फॉर्म नहीं करती, ये स्पेशली अलग से दी जाती है किसी स्पेशल पर्पस के लिए। नेक्स्ट है हमारी टोकन ग्रांट। टोकन ऑफ ग्रांट हमें तब मिलती है इन केस हमें कोई फाइनेंशियल ईयर में न्यू सर्विस लेकर आनी है जो हमने अपने बजट में मेंशन नहीं की है। अब उस न्यू सर्विस को लाने के लिए जो भी एक्सपेंडिचर होगा उसके लिए हमें कुछ फंड्स की ज़रूरत पड़ेगी। उस फंड्स को लाने के लिए हम क्या है, रीएप्रोप्रिएशन के थ्रू पैसे को सरकार से लेंगे। इट मीन्स इसके लिए हम एक नया फंड नहीं लेंगे, रीएप्रोप्रिएशन करेंगे। इट मीन्स किसी एक हेड से पैसा निकाल कर हम दूसरे हेड में लगा देंगे। इट मीन्स किसी एक स्कीम में बहुत ज़्यादा पैसा लग रहा है, उसमें से कुछ अमाउंट ऑफ निकाल कर हम दूसरी स्कीम में उसको लगा देंगे। अब इस टोकन ग्रांट के लिए जो भी डिमांड होगी हम कहेंगे कि इसके लिए डिमांड जनरेट की जाती है 1 रुपये की, और उसको हम लोकसभा के सामने वोटिंग के लिए रखते हैं। अगर लोकसभा इसके ऊपर अपनी सहमति दिखाती है तो इस स्कीम के लिए या फिर इस सर्विस के लिए उनको फंड्स मिल जाते हैं। 1 रुपये का हम टोकन दिखाने से ये शो कर रहे हैं कि जो भी लोकसभा है, ये जो भी हमारी पार्लियामेंट है, वो इस सर्विस के लिए अपनी सहमति दिखा रही है, तो इसीलिए हम उसको फंड्स अवेलेबल करवा रहे हैं। फिर हम बात करेंगे कि हमारे संविधान में कितने तरह के फंड्स हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए रखे गए हैं। पहला है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 266, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 266, कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 267। सबसे पहले हम बात करते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की। ये वो फंड है जिसके अंदर हम सारे रिसिप्ट्स को क्रेडिट करते हैं और सारी पेमेंट्स को डेबिट करते हैं। इट मीन्स इनके अंदर क्या क्या इन्वॉल्व हो गया, सरकार ने कोई भी पैसा रिसीव किया है किसके वजह से, रेवेन्यू की वजह से, या फिर सरकार ने जितने भी लोन्स उठाए हैं उसके लिए, चाहे वो उन्होंने ट्रेजरी बिल इशू किया है, चाहे लोन्स इशू किए हैं, चाहे मीन्स ऑफ एडवांसेस के थ्रू कोई भी लोन उठाया है, तो वो भी हमारा इसके अंदर इंक्लूड होगा। अब जितनी भी पैसा गवर्नमेंट को रिसीव हो रहा है किसकी वजह से, अगर उन्होंने कोई लोन की रीपेमेंट करी है, ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, उसकी वजह से उनको जो भी पैसा रिसीव हो रहा है वो हमारा क्या किसके अंदर इंक्लूड होगा, हमारे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर इंक्लूड माना जाएगा। कोई भी ऐसी पेमेंट जो कि हम किसके बिहाफ पे कर रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे कर रहे हैं, वो सारी पेमेंट्स हम अपनी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के थ्रू करते हैं। अब इस कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से आप तब तक पैसा नहीं निकाल सकते हो जब तक आपके पास पार्लियामेंट्री लॉ के तहत परमिशन नहीं है। नेक्स्ट हमारा है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। अब जितनी भी हमारी दूसरी टाइप की पब्लिक मनी है, इट मीन्स वो सारा पैसा जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में इन्वॉल्व है उसको छोड़कर बाकी जितना भी पब्लिक मनी है जो कि हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे रिसीव कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या है, हमारी पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में क्रेडिट हो जाएगा। इट मीन्स इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड हो गया, कोई भी हमारा प्रोविडेंट फंड डिपॉजिट है, कोई जुडिशियल डिपॉजिट है, कोई सेविंग बैंक डिपॉजिट है, कोई डिपार्टमेंट डिपॉजिट कर रहा है, उस तरह की सारी चीज़ें हमारी क्या हो जाएंगी, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में क्रेडिट हो जाएंगी। अब ये जो अकाउंट है ये कौन ऑपरेट करता है, हमारे एग्जीक्यूटिव इस चीज़ को ऑपरेट करते हैं और इनके पास ये पावर होती है कि इस पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया से ये पैसा निकाल सकते हैं बिना हमारी पार्लियामेंट की एप्रोप्रिएशन के। इट मीन्स इसमें से पैसा निकालने के लिए इन्हें पार्लियामेंट लॉ की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर जो ये पेमेंट्स होती हैं ये क्या है, नेचर ऑफ बैंकिंग ट्रांजैक्शंस की होती है। इट मीन्स ये अपने लेवल पे ही अपनी बैंकिंग ट्रांजैक्शन करके इन पेमेंट्स को दे सकते हैं या फिर कुछ पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। फिर हमारे संविधान ने हमारी पार्लियामेंट को एक और तरह के फंड की परमिशन दी है जो कि क्या है, कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। इसमें हम क्या है, हम कोई भी अमाउंट पेड कर सकते हैं टाइम टू टाइम। पार्लियामेंट ने इस कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया एक्ट को कब लाया था, 1950 में लाया था।
अब ये जो फंड है ये क्या काम करता है, अगर कोई भी अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर हो जाए, इट मीन्स कोई भी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आ जाए जिसमें आपको पैसे की खर्च करने की ज़रूरत है, तो उस केस में आप इस कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकाल सकते हैं। बट इसकी ऑथराइजेशन कौन देगा, वो देंगे हमारे पार्लियामेंट, और इसमें से पैसा कौन निकाल सकता है, उसकी पावर है हमारे प्रेसिडेंट के हाथ में। अब जो भी ये पैसा है कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया का, ये कौन हेल्ड करता है, ये हेल्ड करते हैं हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी हमारे प्रेसिडेंट के बिहाफ पे। और हमारे पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया की ही तरह इसको भी कौन ऑपरेट करता है, हमारे एग्जीक्यूटिव एक्शन इसको भी ऑपरेट करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दैट इज मल्टी फंक्शनल रोल ऑफ पार्लियामेंट। अब जो हमारा इंडिया का पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उसमें जो पार्लियामेंट का रोल है वो बहुत ज़्यादा ही सेंट्रल है, इम्पॉर्टेंट है। तो उसके कुछ फंक्शंस और पावर्स को दिखाने के लिए हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उन्होंने कुछ इसको रोल दिए गए हैं। जैसे कि पहला क्या है, लेजिस्लेटिव पावर्स एंड फंक्शंस। एज वी नो जो हमारे पार्लियामेंट का प्राइमरी फंक्शन है वो क्या है कि हमारी कंट्री के लिए लॉज बनाना। पार्लियामेंट के पास ये एक्सक्लूसिव पावर है कि वो यूनियन लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट मैटर मेंशन है उसके ऊपर लॉज बना सकती है। और उसके पास ये भी पावर है जो भी रेजिडुअरी सब्जेक्ट है, इट मीन्स जो भी तीनों लिस्ट में से हमारी यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट में जो भी मैटर नहीं आए हैं, जो रेजिडुअरी सब्जेक्ट है, उनके ऊपर भी हमारी पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। फिर अगर हम बात करें कंकरेंट लिस्ट की, इस केस में भी हमारी पार्लियामेंट के पास ओवरराइडिंग पावर्स है। इट मीन्स अगर पार्लियामेंट कुछ लॉ बनाती है हमारी स्टेट लेजिस्लेचर के लॉ के ऊपर, तो दोनों ही केस में हमारे पार्लियामेंट ने जो लॉ बनाया है उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। फिर हमारे संविधान ने हमारी पार्लियामेंट को ये ताकत दी है कि वो स्टेट लिस्ट में मेंशन सब्जेक्ट मैटर में अपने लॉज बना सकती है इन 5 अबनॉर्मल सिचुएशंस में। वो सिचुएशन क्या है, जब हमारी राज्यसभा किसी रेजोल्यूशन को पास करती है, या फिर कोई नेशनल इमरजेंसी का कोई सिचुएशन आ जाती है, या फिर थर्ड केस वो है जहाँ पे 2 और 2 से ज़्यादा स्टेट्स की जो भी हमारी स्टेट लेजिस्लेटिव है वो ये रिक्वेस्ट करती है पार्लियामेंट से कि आप हमारी स्टेट के लिए कोई नियम कानून बनाइए। या फिर कोई ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे हमारे इंटरनेशनल एग्रीमेंट, ट्रीटीज़ या फिर कन्वेंशंस को इफ़ेक्ट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, उस केस में भी क्या है हमारी पार्लियामेंट इसके ऊपर लॉ बना सकती है। या फिर किसी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है तो भी ये पावर हमारी पार्लियामेंट के पास है कि इन सारी सिचुएशंस में वो स्टेट लिस्ट में लिखे गए मैटर्स के ऊपर अपना नियम कानून बना सकती है। फिर इन केस अगर पार्लियामेंट की रिसेस है, उस केस में क्या है, अगर कोई भी ऑर्डिनेंस इशू करना है तो वो हमारे प्रेसिडेंट इशू कर सकते हैं। बट उस ऑर्डिनेंस को बाद में जब पार्लियामेंट इन सेशन आएगी उस पार्लियामेंट को क्या है अप्रूव करना होगा विद इन 6 वीक्स। जब भी वो रीअसेंबल होएगी पार्लियामेंट उसके 6 हफ्तों के अंदर अंदर उसे इस ऑर्डिनेंस को अप्रूवल देनी पड़ेगी। इन केस पार्लियामेंट उस पीरियड के अंदर इस ऑर्डिनेंस पे अप्रूवल नहीं देती है तो ये ऑर्डिनेंस क्या है इनऑपरेटिव हो जाएगा। अब जो भी हमारी पार्लियामेंट है उसका जो मेन काम है क्या है कि वो कानून बनाती है, वो एक स्केलेटन फॉर्म में मतलब उस कानून का ढांचा तैयार करती है और बाद में एग्जीक्यूटिव को वो कानून सौंपती है कि इस चीज़ के ऊपर आप अपने डिटेल्ड रूल्स और रेगुलेशन को फ्रेम कीजिए। इसको हम कहते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। अब वो एग्जीक्यूटिव क्या करेंगे, अपने जो भी रूल्स और रेगुलेशन उन्होंने बनाए हैं उसको अपनी पार्लियामेंट के सामने रखेंगे एग्जामिनेशन के लिए। फिर हम बात करेंगे हमारी पार्लियामेंट की एग्जीक्यूटिव पावर्स की। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को ये पावर दी गई है कि वो अपने एग्जीक्यूटिव के ऊपर कंट्रोल रख सकता है। वो कैसे रखेगा, जैसे क्वेश्चन आवर हो गया उसमें वो कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, 0 आवर हो गया, हाफ एन आवर हो गया, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन हो गया, कॉल अटेंशन मोशन हो गया, वो अडजर्न कर सकते हैं पार्लियामेंट को। नो कॉन्फिडेंस मोशन के साथ वो सरकार को गिरा सकते हैं। सेंश्योर मोशन के साथ वो सरकार को गवर्नमेंट वार्निंग दे सकते हैं या फिर कोई भी दूसरे डिस्कशंस कर सकते हैं। इन तरह के टूल्स के साथ पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो एग्जीक्यूटिव के ऊपर अपना कंट्रोल रख सकती है।
फिर हमारी पार्लियामेंट ने कुछ कमेटीज़ बनाई हैं, जैसे कमेटी ऑन गवर्नमेंट इंश्योरेंस, कमेटी ऑन सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन, ठीक है। पेटिशंस भी कुछ कमेटीज़ बनाई है जिनके तहत वो हमारी एग्जीक्यूटिव के ऊपर उनकी एक्टिविटीज़ को सुपरवाइज भी कर सकती है। फिर हमें ये पता है जितने भी हमारे मिनिस्टर्स हैं वो कलेक्टिवली हमारी पार्लियामेंट को रिस्पॉन्सिबल है इन जनरल, और पर्टिकुलरली हमारी वो लोकसभा को रिस्पॉन्सिबल है। अब ये हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो भी वहाँ के मिनिस्टर हैं, हर एक मिनिस्टर इंडिविजुअली अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। इट मीन्स वो अपने ऑफिस में तब तक बना रह सकता है जब तक वो लोकसभा के अंदर अपनी मेजॉरिटी को इंजॉय कर रहा है। इट मीन्स अगर लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया तो उस केस में जो भी हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो क्या है, रिमूव हो जाएंगे अपने ऑफिस से और उनकी सरकार गिर जाएगी। अब हम देखेंगे किस तरीके से हमारा जो गवर्नमेंट है वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो सकती है हमारी लोकसभा में। पहला केस है जब हमारे प्रेसिडेंट एक इनॉग्रल एड्रेस करते हैं, उस केस में वो एक मोशन ऑफ थैंक्स देते हैं। अगर लोकसभा ने उसको पास नहीं किया तो हमारी सरकार का क्या है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो जाएगा, या फिर मनी बिल को रिजेक्ट कर दिया, या फिर कोई सेंश्योर मोशन पास कर दिया, या फिर एक अडजर्नमेंट मोशन पास कर दी, जो कि एक बहुत ही मेजर चीज़ होती है। या फिर किसी चीज़ पे सरकार डिफीट हो गई, वो हार गई किसी इशू को लेकर, या फिर सरकार के अगेंस्ट कोई भी कट मोशन लाया गया है। इन सारे ही केसेस में हमारी जो गवर्नमेंट है वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस मानी जाएगी। फिर हम बात करेंगे हमारे पार्लियामेंट की फाइनेंशियल पावर्स और उसके फंक्शन के बारे में। अब कोई भी हमें टैक्स लेवी करना है, कलेक्ट करना है, ठीक है, वो कौन करेगा, हमारे एग्जीक्यूटिव करेंगे। किस कंडीशन में, जब हमारी पार्लियामेंट उसके ऊपर अप्रूवल देगी या फिर उसके लिए वो एक अथॉरिटी बिठाएगी, तभी हम किसी टैक्स को लेवी कर सकते हैं, उसको कलेक्ट कर सकते हैं। अगर पार्लियामेंट ने इसके ऊपर अप्रूवल नहीं दी तो हम इस तरह का कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। फिर अगर हमें बजट को अप्रूवल देनी है तो हमें किसके सामने इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, हमारी पार्लियामेंट के सामने। जब हमारी पार्लियामेंट हमारे बजट के इस पूरे स्टेजेस को, एनेक्टमेंट ऑफ बजट को क्या करेगी, लीगलाइज करेगी, तभी हम उस केस में ये मानेंगे कि हमारे फाइनेंशियल ईयर का बजट पास हुआ है। फिर हमारी पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो हमारी सरकार ने कितना पैसा खर्च किया, कैसी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, उसके ऊपर वो क्या कर सकती है, स्क्रूटिनाइज कर सकती है, उसके ऊपर वो चेक रख सकती है। अब वो चेक कैसे रखेगी, कुछ कमेटीज़ के थ्रू वो इसके ऊपर अपना कंट्रोल रख सकती है, जैसे कि पब्लिक अकाउंट कमेटी हो गई, एस्टिमेट कमेटी हो गई, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स हो गई। इस तरीके से वो हमारी सरकार की जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है उसके ऊपर चेक रख सकती है। फिर जो हमारा बजट है वो कौन से प्रिंसिपल पर आधारित है, वो है एनुअलिटी के प्रिंसिपल पर आधारित। इट मीन्स पार्लियामेंट जो हमारी मनी को ग्रांट करेगी सरकार को एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर अंदर, उस चीज़ को, उस पैसे को हमें खर्च करना पड़ेगा। अगर उस फाइनेंशियल ईयर के अंदर अंदर वो ग्रांटेड मनी खर्च नहीं की जाती है तो जो भी वो बैलेंस है वो वापस से कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में चला जाएगा। इस प्रैक्टिस को नाम दिया गया है रूल ऑफ लैप्स का। ये जो प्रैक्टिस है ये हमारी पार्लियामेंट को एक इफेक्टिव फाइनेंशियल कंट्रोल देती है। इट मीन्स कोई भी हम क्या है, रिजर्व फंड्स बिल्ड नहीं कर सकते हैं बिना हमारी पार्लियामेंट की ऑथराइजेशन के। फिर हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट पावर्स एंड फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट की। अब हमारी पार्लियामेंट के पास ये ताकत है कि अगर हमें किसी भी प्रोविज़न में कुछ भी अमेंड करना है तो वो बाय वे ऑफ एडिशन कर सकती है या उसमें वेरिएशन ला सकती है, वो किसी भी प्रोविज़न को हटा सकती है, रिपील कर सकती है। ये पावर है हमारी पार्लियामेंट के पास। अब जो भी मेजर पार्ट होगा कॉन्स्टिट्यूशन का वो हमारी पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है, किसके साथ, स्पेशल मेजॉरिटी के साथ। इट मीन्स अगर 50% से ज़्यादा मेजॉरिटी है उस मेंबर, उस टोटल, उस हाउस के टोटल मेंबरशिप की, ठीक है, उस केस में वो क्या होगी, स्पेशल मेजॉरिटी होगी। और कम से कम उस हाउस में जो जितने भी मेंबर्स प्रेजेंट हैं और उसमें से 2/3 ऑफ द मेंबर क्या है, उसके फेवर में वोट करेंगे, तब हमारी स्पेशल मेजॉरिटी मानी जाएगी। फिर हमारे कुछ दूसरे प्रोविजंस भी हैं जो संविधान ने दिए हैं जिसके ऊपर अमेंडमेंट पार्लियामेंट लेकर आ सकती है एक सिंपल मेजॉरिटी के साथ, जहाँ पे हमें उस हाउस ऑफ पार्लियामेंट में जितने भी लोग प्रेजेंट हैं उसमें से अगर 50% से ज़्यादा लोग उस चीज़ के फेवर में वोटिंग डालते हैं
तो वो क्या है, हमारी सिंपल मेजॉरिटी मानी जाएगी। फिर कुछ ऐसे भी प्रोविजंस हैं जहाँ पे हमारा संविधान ये कहता है कि इनको आप चेंज कर सकते हैं जब पार्लियामेंट की स्पेशल मेजॉरिटी हो और साथ ही साथ आपके पास स्टेट लेजिस्लेचर की भी कंसेंट होनी चाहिए बाय सिंपल मेजॉरिटी। फिर इन केस अगर हमें कोई भी अमेंडमेंट का प्रोसीजर लाना है तो वो हमारा कहाँ इनिशिएट होगा, हमारी पार्लियामेंट में इनिशिएट होगा, ना कि हमारी स्टेट लेजिस्लेचर में। यहाँ पे सिर्फ एक एक्सेप्शन है, वो क्या है, स्टेट लेजिस्लेचर कोई भी रेजोल्यूशन तब पास करेगी जब क्या है, पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर पार्लियामेंट को रिक्वेस्ट करेगी कि आप हमारी स्टेट में या तो क्या कीजिए, या तो कोई क्रिएशन कीजिए या फिर हमारी लेजिस्लेटिव काउंसिल को हटा दीजिए। उस केस में ये क्या है, एक्सेप्शन है। अब जो हमारी पार्लियामेंट है वो 3 तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है। पहली है सिंपल मेजॉरिटी, दूसरी स्पेशल मेजॉरिटी, थर्ड है कि स्पेशल मेजॉरिटी भी हो और साथ साथ में हमारी स्टेट लेजिस्लेचर का हाफ कंसेंट भी उनके साथ होना चाहिए। फिर हम बात करेंगे हमारे पार्लियामेंट की कुछ जुडिशियल पावर्स की। जैसे कि पार्लियामेंट के पास क्या पावर है कि वो अगर प्रेसिडेंट को उसको इम्पीच करना है तो कौन करेगा, वो हमारी पार्लियामेंट करेगी। किस बेसिस के ऊपर, वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस के ऊपर। अगर प्रेसिडेंट को रिमूव करना है तो उसकी पावर भी हमारी पार्लियामेंट के पास है। अगर पार्लियामेंट ने अगर ये रिकमेंडेशन दे दी हमारे प्रेसिडेंट को कि आप जजेस को रिमूव कीजिए, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस को रिमूव कर सकते हैं, या फिर चीफ इलेक्शन कमीशन को रिमूव कीजिए या कैग को रिमूव कीजिए, तो उस केस में हमारे प्रेसिडेंट इनको रिमूव कर सकते हैं। साथ ही साथ पार्लियामेंट के पास ये भी पावर है, अगर पार्लियामेंट का कोई भी मेंबर उनके प्रिविलेजेस को ब्रीच करता है या फिर कोई भी कंटेम्प्ट करता है तो उस केस में वो अपने मेंबर्स को या फिर किसी आउटसाइडर को पनिश कर सकती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इलेक्टोरल पावर ऑन फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट। हमारी पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकती है हमारी लेजिस्लेटिव असेंबलीज के साथ, या फिर अगर वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करना हो तो उसमें भी पार्लियामेंट का एक मेजर रोल है। लोकसभा इलेक्ट करती है उसके स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर को, जैसे और हम राज्यसभा कौन इलेक्ट में क्या इलेक्ट करते हैं, राज्यसभा का चेयरमैन या फिर उसका डिप्यूटी चेयरमैन। इन सारे इलेक्शंस में मेजर रोल कौन प्ले कर रहा है, हमारी पार्लियामेंट प्ले कर रही है। फिर हमारी पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन निकाल सकती है, किसके लिए, हमारे प्रेसिडेंट के ऑफिस के इलेक्शन के लिए, या फिर वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए, या फिर दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट के लिए, या फिर दोनों हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर के लिए। इसी के साथ साथ हमारी पार्लियामेंट ने कुछ एक्ट भी निकाले हैं, जैसे कि प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एक्ट 1952, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। इस तरह के एक्ट्स के साथ उसकी इलेक्टोरल पावर को शो किया गया है। फिर हम बात करेंगे हमारे पार्लियामेंट के कुछ दूसरे फंक्शंस और पावर्स की। जैसे कि जो हमारी पार्लियामेंट है वो हाईएस्ट डेलिब्रेटिव बॉडी कही गई है हमारी कंट्री की। इट मीन्स जितना भी डिस्कशन होगा, डेलिब्रेशन होगा, वो हमारा कहाँ होता है, हमारी पार्लियामेंट में होता है। कोई भी नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की जितनी भी चीज़ें हैं वो यहाँ पे डिस्कस की जाएंगी। फिर बोला गया कि जितनी भी टाइप की इमरजेंसी है, मतलब नेशनल, स्टेट एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी क्या है, कहाँ पे अप्रूव की जाती है, हमारी पार्लियामेंट में अप्रूव की जाती है। और अगर हमें किसी भी स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को बनाना है या उसको अबॉलिश करना है, किसकी रिकमेंडेशन पे, अगर वहाँ की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली पार्लियामेंट को ये रिकमेंड करती है कि हमारी स्टेट में आप लेजिस्लेटिव काउंसिल को अबॉलिश कीजिए या फिर क्रिएट कीजिए, तो उस केस में पार्लियामेंट ऐसा कर सकती है। फिर अगर किसी भी स्टेट का नाम चेंज करना है, उसकी बाउंड्रीज को ऑल्टर करना है, उसके एरिया को इंक्रीज या डिक्रीज करना है, तो ये सारी पावर भी हमारी पार्लियामेंट के पास है। फिर हमारे सुप्रीम कोर्ट और हमारे हाई कोर्ट के ज्यूरिस्डिक्शन को या उनकी ऑर्गेनाइजेशन को अगर रेगुलेट करना है, या फिर किसी 2 और 2 से ज़्यादा स्टेट्स के लिए अगर एक कॉमन हाई कोर्ट बनाना है, तो इन सारी चीज़ों की पावर है हमारे पार्लियामेंट के पास। तो ये थी हमारी पावर एंड फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हमारी इनइफेक्टिवनेस ऑफ पार्लियामेंट कंट्रोल की और हमारी पोजीशन ऑफ राज्यसभा की। टिल देन स्टे कनेक्टेड विद स्टडी मास्टर। थैंक यू।